हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे और ऐसे सभी परीक्षाएं जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो है समय काल के बारे में देखते हैं। मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के जो समय काल को माना जाता है वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच को माना जाता है। लेकिन इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल को 3 और अन्य भागों में बाँटा गया है। पहला भाग को बोला जाता है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता काल, दूसरे भाग को बोला जाता है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता काल और तीसरे भाग को बोला जाता है उत्तर हड़प्पा सभ्यता काल। तो चलिए इन तीनों के बारे में एक-एक करके हम देखते हैं और इन तीनों के समय काल के बारे में जानेंगे। और इसमें जो है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता काल का जो समय काल है, वह माना जाता है 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक और परिपक्व का माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक और उत्तर हड़प्पा सभ्यता काल का समय काल माना जाता है 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक। तो अधिकतर जो हमारी परीक्षाओं में इसी मुख्य समय काल के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कभी-कभी हो सकता है कि आपसे स्पेशली पूछ ले कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता काल का समयावधि बताइए, तो इसका आंसर ये हम देंगे। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए किसी भी स्थान का नाम वहाँ के कुछ विशिष्ट जगह की वजह से पड़ जाता है या फिर वहाँ पे कुछ प्रचलित कोई संस्कृति हो या फिर कोई भौगोलिक स्थिति हो, तो इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है, वह वहाँ के सिंधु नदी की वजह से पड़ी थी। क्योंकि जो यह सभ्यता थी वह सिंधु नदी के आस-पास ही देखी गई थी। इसी वजह से इस सभ्यता का नाम रख दिया गया सिंधु सिंधु नदी की सभ्यता। और इसके बाद अगले पॉइंट में चलते हैं। देखिए, जब इस सभ्यता की खोज की जा रही थी, तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई चालू हुई थी। तो इसी वजह से इसको एक और नाम से जाना जाता है, हड़प्पा की सभ्यता। इसके बाद इसके ये मुख्य स्थान है जो मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा, धोलावीरा, चन्हुदड़ो और राखीगढ़ी। तो हम इसके बारे में एक-एक करके अगले स्लाइड में देखेंगे और इसके बाद अगले पॉइंट पर हम आते हैं। और अगले पॉइंट पे आने से पहले, जैसे हम लोग सामान्य जानकारी के रूप में जानते हैं कि अगर किसी भी जगह पर जो व्यवस्थित घर बना हो, वहाँ की जो नालियाँ हैं वो व्यवस्थित बनी रहें, जो सड़क हो वो चौड़ी हो, तो वह एक लगभग शहरी सभ्यता को दर्शाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ इसी प्रकार से देखा गया कि यहाँ पर जो घर बने थे और यहाँ की जो नालियाँ थी, रसोई घर थे, वह एक शहर से मिलती-जुलती आकृतियाँ थीं सब कुछ। जो घर थे वो पक्के ईंटों से बनाए गए थे। सड़क अच्छी खासी चौड़ी थी और नगर जो बसाए गए थे वो सही तरीके से थे। नालियों को ढक कर के बनाया गया था। नहाने के लिए जो वहाँ पे बाथरूम वगैरह थे, स्नान घर थे, रसोई घर था। तो इन्हीं सब वजहों से इसको एक शहरी सभ्यता का नाम दिया गया कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वह एक शहरी सभ्यता है। तो यह एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह शहरी सभ्यता मानी जाती है और जो है दूसरा जो सिंधु घाटी का सर्वाधिक मान्य काल है, वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच। तो इस स्लाइड में ये 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? अगर भारत में देखा जाए तो भारत के उत्तरी सीमा में यह मांडा जम्मू-कश्मीर तक पाई जाती है। और पूर्वी सीमा में मेरठ में जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ तक ये देखी गई है और दक्षिणी भारत में देखा जाए तो यह महाराष्ट्र के दैमाबाद तक पाई गई है। इसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ बात की जाए यानी भारत के पश्चिमी सीमा में, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले हिस्से तक पाई गई है। और अगर हम इस आकृति को ध्यान से देखें तो ये एक त्रिभुज जैसी आकृति हमें दिखाई देगी। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को त्रिभुजाकार जो है भी कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार है, वह त्रिभुजाकार है और यह भी हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है?
इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उससे संबंधित मुख्य स्थान कौन-कौन से हैं और मुख्य नदियाँ कौन-कौन सी हैं। तो जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि जो सिंधु नदी थी, उसी के आस-पास ये सभ्यता पाई जाती थी। इसी वजह से इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे ज़्यादा चौड़े भाग में बना है नीले रंग का, ये है आपकी सिंधु नदी। इसके बाद यहाँ पे चिनाब है, रावी नदी है, सतलज और सरस्वती नदी यहाँ पर है। तो इन्हीं नदियों के आस-पास और जैसे उत्तर प्रदेश की बात की गई थी, मेरठ तक थी, तो उनकी सहायक जो नदियाँ थी, वहाँ पे गंगा और यमुना के आस-पास यह सिंधु घाटी की सभ्यता देखी गई है। और मुख्य स्थान जो है जैसे लोथल है, सुरकोटता है, सरस्वती नदी हो गई, कालीबंगा स्थान एक है और रोपड़ हो गया, चन्हुदड़ो, मोहनजोदाड़ो जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। इसी प्रकार से जो हड़प्पा है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अ, अच्छा स्थान है जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता को बखूबी दर्शाता है। और अब हम इन स्थानों के बारे में एक-एक करके देखेंगे कि इन स्थानों की अपने आप में क्या विशेषता है और सिंधु घाटी से जुड़े क्या-क्या इनसे हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ मुख्य स्थानों के बारे में और अ, उनके खोजकर्ता और उस स्थान की क्या विशेषता थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को दर्शाती थी। तो सबसे पहला जो स्थान है वह हड़प्पा का आता है क्योंकि सबसे पहली खुदाई यहीं पर हुई थी और इसी के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम दिया गया जिसका नाम था हड़प्पा की सभ्यता। इस स्थान की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी और यहाँ की देखिए विशेषता क्या था? पहली बात तो ये जो स्थान है, वह रावी नदी के तट पर स्थित है और इस स्थान पर जो है श्रमिकों का आवास था, जहाँ पे मज़दूर लोग रहते थे, अन्नागार था जहाँ पे वो लोग अनाज इकट्ठा करते थे, लकड़ी का ताबूत यहाँ पे मिला था, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लकड़ी का ताबूत किस स्थान पर मिला था? वह हड़प्पा में मिला था और आरएस 37 कब्रिस्तानों की यहाँ पर खोज की गई है। इसके बाद जो अगला स्थान है मोहनजोदाड़ो का, यहाँ पर यहाँ की जो खोज है वो राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी और यहाँ का जो विशेषता देख लीजिए जैसे कि यह स्थान सिंधु नदी के तट पर स्थित है और ये पाकिस्तान में उस समय तो भारत में ही रहा होगा लेकिन इस समय यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और मोहनजोदाड़ो का अर्थ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए पुरोहितों का आवास मिला है और अन्नागार मिला है जहाँ पे लोग अनाज वगैरह इकट्ठा करते रहे होंगे और नहाने के लिए स्नान गृह और घरों में कुआँ मिला था और मूर्तियाँ भी मिली थी जो कि काँसे की बनी हुई थी और यहाँ पर ही जो सबसे अधिक ज़्यादा चौड़े जो हैं वो सड़कें मिली थी आने-जाने के लिए। इसके बाद अगले पॉइंट में देखते हैं, अगला पॉइंट है चनहुदड़ो के बारे में। इसकी खोज गोपाल मजूमदार द्वारा की गई थी और इस स्थान का जो सबसे मुख्य बात है, वह यह है कि यह स्थान जो है दुर्ग रहित है। यहाँ पर जो है कोई भी अभी तक दुर्ग नहीं मिला है और इसको एक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता था उस समय और इस स्थान से देखिए लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, इसके अलावा कुत्ते और बिल्ली के जो है पैरों के निशान भी मिले हैं इस स्थान से। इसके बाद अगला स्थान है रोपड़। इसकी खोज एक यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी और यह स्थान जो है पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ पर मानव के साथ जो है कुत्ते भी दफनाए जाते थे, ऐसा प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर मानव और कुत्ते भी दफनाए गए हैं। इसके बाद अगला स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 2 लोगों ने की थी। पहले हैं बीके थापड़, दूसरे हैं बेबी लाल। और वर्तमान में ये जो स्थान है राजस्थान में एक नदी पड़ती है घग्गर नदी, उसके ये किनारे है। और इस स्लाइड का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कालीबंगा का अर्थ क्या है? ये चीज़ बार-बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी। इस स्थान से हल से जोते हुए खेत मिले हैं, अलंकृत हवन कुंड, चूड़ी, इन सब के निशान जो है प्राप्त हुए हैं। अगला स्थान है धोलावीरा। इस स्थान की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी
और यहाँ से स्टेडियम के निशान प्राप्त हुए हैं। तो सोचिए उस समय के लोग लगभग 8000 वर्ष पहले के लोग भी स्टेडियम वगैरह के बारे में जानते थे और इसका मतलब कि उन लोगों में भी खेल के प्रति रुचि होती थी। अगला जो मुख्य स्थान है वो है लोथल और लोथल उस समय का जो है बंदरगाह था क्योंकि यह जो है समुद्र के किनारे यहाँ पर कहीं पे था लोथल और यहाँ से कुछ व्यापार वगैरह ये लोग करते रहे होंगे और इसकी खोज एस.आर. राव द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला मुख्य स्थान है सुरकोटता। इसकी खोज जो जगपति जोशी ने की थी और यहाँ पर जो घोड़े की हड्डियों के निशान मिले हैं। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अगले मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। इसमें जो अगला पॉइंट है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पहले ही बता दिया था क्योंकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज की गई थी, इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और संध्यो सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है और कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से। तो यह भी हमारे एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या-क्या हो सकते हैं या फिर अन्य नाम क्या-क्या हैं? और इसके बाद हम इसकी लिपि के बारे में देखते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी हिंदी लिखते हैं, तो हम लोग कहाँ से मतलब इधर से स्टार्ट करते हैं, बाएँ से दाएँ की तरफ। लेकिन इन लोगों की जो लिपि थी, वो थी दाहिने से बाएँ की तरफ और इन लोगों की जो लिपि वो काफ़ी अजीब तरीके की थी, वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। वो कुछ इस प्रकार से होती थी, जिसको अभी तक किसी ने डिकोड नहीं कर पाया है कि इस लिपि का मतलब क्या है या फिर ये लोग क्या लिखते थे। अभी भी इसके ऊपर जो है खोज चल रही है। क्या क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अंडा दे दो। इसके बाद अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और देखिए जो इस समय यूनानी थे उन्होंने कपास यानी रुई को सिंडोम कहते थे। रुई का नाम इन्होंने सिंडोम रखा था और जिसका मतलब होता था सिंधु वासियों की उपज और इसी के नाम से एक और नाम पड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का संध्यो जैसे हमने आपको पीछे बताया था एक हड़प्पा सभ्यता और एक सिंधु सभ्यता। इसके बाद अगले पॉइंट को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो कृषि भी करते थे और प पशुपालन भी करते थे, लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय था, वह व्यापार से होता था। ये लोग लोहे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे और देखिए, ये जो लोहे वाली बात है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोहे की खोज कब हुई थी और कहाँ तक के लोग नहीं जानते थे। तो जब तक सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, उस समय तो लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते थे क्योंकि अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य मिला ही नहीं है। और जो ये लोग बर्तन वगैरह बनाते थे अपने लिए, उन सब का ये लोग जो रंग रखते थे, वो मुख्यतः लाल ही पाया गया है अभी तक। और इसमें जो है, जो लोग मोहर वगैरह बनाते थे, उसमें सिलखड़ी का उपयोग होता था। और अभी तक यहाँ पे जितने भी चित्र मिले हैं इनकी गुफाओं में या फिर जो भी खोज की गई है, वहाँ पे अभी तक जो शेर का चित्र नहीं मिला है। इससे क्या मतलब पता चलता है कि शेर का चित्र नहीं मिला है कि इस समय के लोग शेर के बारे में जो है नहीं जानते थे या फिर हो सकता है कि उस समय शेर ना रहा हो। तो अगर आगे आगे किसी खोज में मिल जाता है तो समझा जाएगा कि उस समय शेर थे। लेकिन अभी तक की खोज से ये है कि अ, उस समय में जो शेर का कोई भी चित्र नहीं मिला या फिर उससे संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के खोजों से पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था, वो 4 वर्गों में बँटा हुआ था। पहले लोग विद्वान वर्ग में थे और उसके बाद योद्धा वर्ग के लोग थे, फिर व्यापारी वर्ग के लोग थे और फिर लास्ट में श्रमिक वर्ग के लोग थे। विद्वानों का क्या काम रहता था? लोगों को ज्ञान वगैरह देने का। योद्धा वर्ग क्या करते थे? युद्ध करते थे, लड़ाई वगैरह करते थे। जिससे बाहर से कोई आक्रमण कर देता था। इस प्रकार से ये लोग अपना योगदान देते थे। व्यापार व्यापारी और शिल्पी वर्ग ये लोग व्यापार करते थे। इस समुदाय से जुड़े हुए लोग व्यापार के बारे में ज्ञान रखते थे और श्रमिक वर्ग जो कि मज़दूरी का कार्य करते थे। तो इस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वह 4 वर्गों में बँटा हुआ था और सभी वर्ग के अलग-अलग काम थे। जैसे विद्वान का ज्ञान देना, योद्धा का लड़ाई करना, व्यापारी का व्यापार वगैरह और श्रमिक वर्ग का जो था वह मज़दूरी करने का कार्य था। चलिए अब इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो है मुख्य प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन-सा कथन सत्य है? पहला कथन है सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी
सभ्यता गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में है। सिंधु के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो पहले का सही जो आंसर है, सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो जैसा कि हमने पहले आपको एक टेबल में दिखाया था, जिसमें हड़प्पा की लोथल की खोज एस.आर. राव द्वारा की गई थी। तीसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशोष अवशेष कहाँ पर मिला? तो इसका आंसर है डी, सुरकोटता में मिला था। निम्नलिखित में से कौन-सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या फिर लोच? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा काल में इनमें से कौन-सा नगर 3 भागों में विभाजित था? पहला है लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। तो इसका सही आंसर है बी, जो जो मोहनजोदाड़ो था वह 3 भागों में विभाजित था। और यह छठा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मोहनजोदाड़ो शब्द का क्या अर्थ है? जिसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेथ यानी कि मृतकों का टेला। अगला प्रश्न है 7वां, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन-सा है? इसका सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से शुरू होकर के देखिए इसमें अलग-अलग किताबों में अलग-अलग प्रकार के जो लिखे रहते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता वो लगभग माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के आस-पास। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो हमारा आंसर मैच कर रहा है वो आंसर नंबर बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के हड़प्पा काल के मोहरों में निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो उसका उपयोग किया गया था सिलखड़ी का। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, शिकार करना, पशुपालन या फिर कृषि? तो इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। हालाँकि लोग कृषि और पशुपालन भी करते थे, लेकिन जो मुख्य व्यापार था, जो मतलब मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार ही था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग? ये ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उस समय लोहे के बारे में लोग जानते ही नहीं थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग। और इसके पहले मैं बताया हूँ कि मतलब हड़प्पा सभ्यता को और किन-किन नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और सैंध्य सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर? नहीं। राजस्थान, बिहार? नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये खत्म हो जाती थी और इन्होंने बिहार तक दिया है और बंगाल वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे? वो एक शहरी निवासी थे क्योंकि वहाँ पे आप लोग अभी मैं पीछे बताया हूँ आप लोगों को कि वहाँ के जो लोग थे वो रसोई घर बनाए थे और नहाने के लिए स्नान घर था। ये इनकी जो सड़कें थी वो काफ़ी चौड़ी होती थी, नालियाँ जो सुव्यवस्थित थी और ढकी हुई बनाई गई थी। तो इन सब वजहों से हड़प्पा सभ्यता के को जो है शहरी सभ्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए गए थे वो किससे बनाए गए थे? ईंटों से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएँ, कांसे और औजार, कपास या फिर जौ? तो ये लोग जो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए इसका आंसर। इन निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा वाला जो स्थान था उसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? वो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम माना जाता है हड़प्पा सभ्यता क्योंकि सबसे पहली खोज या फिर जो पहली बार इसकी खुदाई की गई थी वह हड़प्पा नामक स्थान पर
की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का पर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे? ये लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, अभी तक के खोजों से ऐसा पता चला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए? वो है शेर का अवशेष अभी तक नहीं मिला है और बाकी हाथी, घोड़ा, गाय इन सब के मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता का पत्तन या फिर बंदरगाह कौन-सा स्थान था? लोथल। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? अ, मोहनजोदाड़ो में या फिर हड़प्पा में या फिर लोथल में या फिर कालीबंगा में? तो मोहनजोदाड़ो में जो है बृहद स्नानागार पाया गया है। अगला प्रश्न है, आर-एस-37 कब्रिस्तान कहाँ पर मिलता है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, हड़प्पा नामक स्थान से। तो ये जो 25 क्वेश्चन और इसके पीछे हमने जो भी थ्योरी बताई है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, तो आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब लगभग 100% कवर हो चुका है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।